पार्ट 4 रिन्यूअल। हैबिट नंबर 7 शार्पन द सॉ। प्रिंसिपल्स ऑफ बैलेंस्ड सेल्फ रिन्यूअल। मान लो आप एक जंगल में जाते हो और वहां आपको एक आदमी नजर आता है जो पेड़ काट रहा होता है। वो कई घंटों से एक ही ट्री को काट रहा होता है जो उसे अच्छे से कट नहीं रही होती। तो आप उससे कहते हो कि तुम कुछ मिनट्स का ब्रेक ले लो और फिर अपने सॉ को, कुल्हाड़ी को किसी अच्छी तरीके से शार्प कर लो ताकि वो ट्री जल्दी कट जाए। नाउ ये सुनने के बाद वो आदमी कहे कि मेरे पास मेरी कुल्हाड़ी को शार्प करने का टाइम नहीं है, मैं अभी काटने में बहुत बिजी हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अब इस एग्जाम्पल में अगर ये आदमी सॉ को पहले शार्प कर लेता तो इससे वो ट्री काफी जल्दी कट जाती, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। हैबिट नंबर 7 है शार्पन द सॉ। इस हैबिट को प्रैक्टिस करके आप बाकी की 6 हैबिट्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। इसलिए यह हैबिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको उस आदमी की तरह नहीं बनना है जो बस मेहनत कर रहा है बेवकूफ लोगों की तरह, अपने सॉ को या फिर अपनी कुल्हाड़ी को शार्प नहीं कर रहा है। इसलिए इस हैबिट की प्रैक्टिस जरूर करना। 4 डायमेंशंस ऑफ रिन्यूअल। हैबिट नंबर 7 पीसी पे काम करती है। मतलब हैबिट 7 को जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हम अपने आप को डेवलप करते हैं। इस हैबिट की हेल्प से आप अपनी लाइफ के 4 इंपॉर्टेंट एरियाज को डेवलप करोगे: फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल और सोशल। शार्पन द सॉ बेसिकली मतलब है कि आप इन 4 एरियाज पर डेली काम करो और वो भी एक बैलेंस्ड वे में। जब आप इस हैबिट को प्रैक्टिस करोगे तो एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि इस हैबिट को प्रैक्टिस करके आप खुद को डेवलप करोगे और जब आप खुद को इंप्रूव करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। फिजिकल डायमेंशन। सबसे पहला एरिया है फिजिकल डायमेंशन। इसमें आपने अपनी फिजिकल बॉडी की केयर करनी है। मतलब अच्छा हेल्दी खाना खाना, डेली एक्सरसाइज करना, डेली इनफ रेस्ट भी लेना। एक्सरसाइज एक क्वाड्रेंट 2 की एक्सरसाइज है। ये इंपॉर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है और इसीलिए ही मैक्सिमम लोग इस पे काम नहीं करते। और फिर एक हमारे साथ वक्त आता है जब हेल्थ इश्यूज चालू हो जाते हैं और फिर ये एक क्वाड्रेंट 1 की एक्टिविटी बन जाती है। अब एक्सरसाइज के लिए आपको सिर्फ पूरी वीक में 3 से 6 घंटे चाहिए या फिर डेली आप 30 मिनट्स भी एक्सरसाइज कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी इक्विपमेंट की भी नीड नहीं है। अगर आप चाहते हो तो आप जिम जाके भी वो कर सकते हो या फिर किसी स्पोर्ट्स में पार्ट ले सकते हो, लेकिन वो एडिशनल चीज है। अगर आप बेसिक लेवल पर घर पे एक्सरसाइज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक अच्छा एक्सरसाइज प्रोग्राम वो है जो आप अपने घर पे कर सको और जो इन 3 एरियाज पे काम करे। फर्स्ट है एंड्योरेंस और इसके लिए आपको कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करनी होगी जिससे आपकी हार्ट की हेल्थ अच्छी होगी, आपकी पूरी बॉडी में ब्लड अच्छे से फैलेगा। इसके लिए आप फास्ट वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, बाइकिंग, स्विमिंग, जॉगिंग कुछ भी कर सकते हो। अब ये भी बहुत जरूरी है कि आप अपने हार्ट रेट का ध्यान रखो। अगर आप 220 को अपनी एज से माइनस करोगे तो आपको अपना मैक्सिमम हार्ट रेट पता चल जाएगा और आपको अपने मैक्सिमम हार्ट रेट के 60% तक पहुंचना चाहिए। जैसे अगर आप 40 इयर्स के हैं तो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट होगा 180 और जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको चाहिए कि आप अपना हार्ट रेट 108 तक लेके जाओ। सेकेंड चीज है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको स्ट्रेचिंग करनी होगी। एक्सपर्ट रिकमेंड करते हैं कि आप एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करो और एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग। थर्ड एरिया है स्ट्रेंथ। इसके लिए आप वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो सिंपल बॉडी वेट एक्सरसाइज भी कर सकते हो जैसे पुशअप्स, सिटअप्स, पुलअप्स एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जब आप अपने एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाओगे तो आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। जिन लोगों ने कभी एक्सरसाइज नहीं की है वो बहुत जल्दबाजी करते हैं जिससे फिर उन्हें कई बार इंजरीज होती है। बेस्ट ये है कि आप स्लोली स्टार्ट करो। ये भी जरूरी है कि एक एक्सरसाइज प्रोग्राम लेटेस्ट रिसर्च से हो और आपका जो डॉक्टर का रिकमेंडेशन है वो भी उससे मैच होना चाहिए। स्टार्ट में आपको एक्सरसाइज करने में मजा नहीं आएगा, लेकिन आपको प्रोडक्टिव बनना होगा तो उसे करना होगा। एक्सरसाइज से आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे। आपका जो हार्ट और ऑक्सीजन प्रोसेसिंग सिस्टम है वो अच्छा होगा। इसके अलावा आपके अंदर ज्यादा एनर्जी होगी, लेकिन इससे जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये है कि इससे आपकी हैबिट 1 डेवलप होगी। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जो आप अपनी मर्जी से करते हो और जब आप एक्सरसाइज करोगे तो फिर आप उन चीजों पर रिएक्ट नहीं करोगे जो आपको एक्सरसाइज से रोकती है। इसलिए याद रखना कि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे आपकी प्रोएक्टिविटी के मसल्स डेवलप होते हैं। द स्पिरिचुअल डायमेंशन। जब आप स्पिरिचुअल डायमेंशन पे काम करोगे तो उससे आपकी लाइफ को लीडरशिप मिलेगी और उससे हैबिट नंबर 2 रिन्यू होगी। स्पिरिचुअल डायमेंशन मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ के मीनिंग को फाइंड करो और आप अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करो। नाउ लोग इसे कई सारे डिफरेंट वेज में करते हैं। जैसे ऑथर डेली मेडिटेट करते हैं, रीडिंग करते हैं और जब ऑथर ये करते हैं तो अच्छा फील करते हैं, स्ट्रांग फील करते हैं। मिशन स्टेटमेंट भी इसीलिए इतने जरूरी होते हैं ताकि लोग उसे बनाकर अपनी वैल्यूज के बारे में जान सके और फिर हर दिन उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग गुजारे। थर्ड है मेंटल डायमेंशन। मतलब आप मेंटली अपने आप को डेवलप करो। मोस्टली लोग स्कूल से निकलने के बाद रीडिंग और राइटिंग छोड़ देते हैं और बस अपने घर में टीवी के सामने बैठे रहते हैं। सर्वे से ये भी पता चला है कि एक एवरेज घर में
35 से 45 आवर्स टीवी देखी जाती है। इसलिए आपको टीवी का टाइम थोड़ा कम करना चाहिए। अगर आप चाहे तो टीवी पे एजुकेशनल प्रोग्राम देख सकते हो, या फिर चाहे तो रीडिंग कर सकते हो, राइटिंग कर सकते हो, या फिर अगर आप किसी चीज की प्लानिंग करोगे तो उसे भी आप मेंटली डेवलप करोगे। जब आप मेंटल डायमेंशन पे काम करोगे तो इससे हैबिट नंबर 2 और 3 दोनों प्रैक्टिस होगी, क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग करोगे तो यह हैबिट नंबर 2 की प्रैक्टिस है और ये क्वाड्रेंट 2 की एक्टिविटी है, इसलिए इसमें हैबिट 3 भी आ जाएगी। ना एक और चीज है, टीवी से ज्यादा आजकल सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है, लोगों का टाइम कंज्यूम कर रहा है और टीवी का टाइम कम होते जा रहा है। इसलिए ये भी जरूरी है कि आप सोशल मीडिया का यूज अच्छे कामों के लिए करो, ना कि बस अपना टाइम वेस्ट करो उस पे। आप सोशल मीडिया की हेल्प से नई नई चीजें सीखो, बुक से रिलेटेड, मेंटर से रिलेटेड बातें सीखो। ये सब आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपके मेंटल डायमेंशन को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। द सोशल इमोशनल डायमेंशन, जो पहले के 3 डायमेंशन है उसमें तो आपकी हैबिट नंबर 1 to 3 प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन हैबिट नंबर 4 to 6 को प्रैक्टिस करने के लिए आपको सोशल डायमेंशन पर काम करना होगा। आपकी इमोशनल लाइफ आपके रिलेशनशिप से कनेक्टेड होती है, इसीलिए ऑथर ने सोशल और इमोशनल लाइफ को एक साथ लिखा है। इसमें आपको करना यह है कि आपको बस अपने डेली रिलेशनशिप्स पे हैबिट नंबर 4 to 6 को प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लो आपका कोई बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, जैसे आपका पार्टनर या फिर आपका कोई कोवर्कर है जिसके साथ आप कम्युनिकेट करना चाहते हो और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो। अब आप और वो दूसरा पर्सन दोनों सिचुएशन को डिफरेंट नजरों से देखेगा। वो कुछ और देखता होगा, सोचता होगा और आप कुछ और। अब सबसे पहले आप हैबिट 4 को प्रैक्टिस करोगे। आप उससे कहोगे, भले ही हम दोनों की सिचुएशन को डिफरेंट एंगल से देखें, लेकिन हम मिलकर कोई ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे जिससे हम दोनों का फायदा हो। फिर आप हैबिट नंबर 5 को प्रैक्टिस करोगे और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझोगे। फिर इसके बाद अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी उन्हें समझाओगे। फिर इसके बाद आप हैबिट नंबर 6 पे मूव करोगे और मिलके काम करोगे और कोई ऐसा सोल्यूशन निकालोगे जिससे आप दोनों का फायदा हो। जब आप डेली इसी तरह इंटरैक्ट करोगे तो आपका सोशल डायमेंशन डेवलप होगा और साथ ही आप पब्लिक विक्ट्री की हैबिट्स को भी प्रैक्टिस करोगे। स्क्रिप्टिंग अदर्स, ये बात तो हमें पता है कि आज हमारे जो पैराडाइम्स है, हमारी जो सोच है, वो दूसरे लोगों की वजह से है। और सिर्फ हम ही नहीं बल्कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो सब इसी तरह प्रोग्राम्ड है। उनके जो पैराडाइम्स है, जो ओपिनियंस है, वो दूसरे लोगों की और एक्सपीरियंसेस की वजह से है, ना कि उनकी खुद की। आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि आप इतने ज्यादा डिस्करेज हो गए होंगे कि आपका अपने आप पर बिलीव ही खत्म हो गया होगा, लेकिन फिर किसी और इंसान ने आपकी हेल्प की होगी, आपको एनकरेज किया होगा और फिर से आप अपने ऊपर बिलीव करने लगे होंगे। ऑथर हमें यहाँ कह रहे हैं कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हमें दूसरे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, उन्हें प्रोएक्टिव बनाने के लिए हेल्प करना चाहिए, उन्हें एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि ये चीज फिर कहीं ना कहीं हमें भी हेल्प करेगी। बैलेंस इन रिन्यूअल, जब आप इन 4 एरियाज पे काम करते हो तो ये भी बहुत जरूरी है कि आप सारे एरियाज पे बैलेंस के साथ काम करें। अगर आप किसी एक एरिया को भी इग्नोर करोगे तो इससे बाकी के सारे एरियाज पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकल डायमेंशन होता है पैसा, मेंटल डायमेंशन होगा अपने लोगों को डेवलप करना और सोशल डायमेंशन मतलब उनकी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशनशिप्स। अब बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है जो सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस करते हैं और बाकी एरियाज पे ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उनके ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशनशिप्स डेवलप नहीं होते और नेगेटिव सिनर्जी क्रिएट होती है। इसके अलावा ऐसा भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो सिर्फ सोशल डायमेंशन पे ध्यान देती है, लेकिन फिजिकल डायमेंशन मतलब पैसे कमाने पे इतना ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से मार्केट प्लेस में उनका नाम खराब होता है। इसलिए याद रखना कि आपने अपनी लाइफ में चारों एरियाज को बैलेंस रखना है और सब पे काम करना है। सिनर्जी इन रिन्यूअल, ऑथर ने यहाँ पे ये भी कहा है कि अगर आप किसी एक डायमेंशन पे भी काम करोगे तो उससे बाकी डायमेंशंस पर पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, क्योंकि इस बुक में जितनी भी हैबिट्स हमने डिस्कस की है वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे आप जितना ज्यादा हैबिट को प्रैक्टिस करोगे और प्रोएक्टिव बनोगे, आप उतने ही अच्छे से फिर हैबिट नंबर 2 और 3 को प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी तरह जब आप दूसरों को समझने की कोशिश करोगे तो इससे आप विन विन सिचुएशन फाइंड आउट करोगे और आप लोगों के बीच में सिनर्जी भी क्रिएट होगी। इसीलिए याद रखना कि ये सारे हैबिट्स और डायमेंशंस एक दूसरे से रिलेटेड है और किसी पे भी अगर आप काम करेंगे तो सारे एरियाज को फायदा होगा ही होगा। द अपवर्ड स्पाइरल, इस हैबिट के एंड में ऑथर कॉन्शियंस की बात करते हैं। ये हम ह्यूमंस के अंदर एक एबिलिटी होती है जिससे हमें सही और गलत का डिफरेंस पता चलता है। हमें पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत। ऑथर कहते हैं कि एक इफेक्टिव इंसान के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने कॉन्शियंस को एजुकेट करे और उसके हिसाब से रहे, और इसके लिए आपको डिसिप्लिन के साथ रहना होगा और जो आपका कॉन्शियंस कहे वो करना होगा। मतलब जो सही है वो काम करना होगा और अपनी इस एबिलिटी को डेवलप करना होगा। एप्लीकेशन सजेशंस, नंबर 1, एक लिस्ट बनाओ उन सारी एक्टिविटीज की जो आपको फिजिकली फिट रखेगी और जिसे आप इंजॉय करके भी कर सकते हो। नंबर 2, लिस्ट में से कोई एक एक्टिविटी सिलेक्ट करो और उसे उस वीक के लिए गोल सेट कर दो।
फिर वीक के एंड में देखो कि क्या आपने ये गोल पूरा किया कि नहीं, और अगर आप फेल हो गए हो तो एनालाइज करो कि आप क्यों फेल हुए और वापस उसे ट्राई करो। नंबर 3, यही सेम लिस्ट स्पिरिचुअल और मेंटल डायमेंशंस के लिए भी बनाओ। सोशल डायमेंशन की लिस्ट में वो रिलेशनशिप्स लिखो जो आप इंप्रूव करना चाहते हो और आप वो कैसे कर सकते हो। फिर हर लिस्ट में से कोई एक गोल सिलेक्ट करो और 1 वीक तक उस पर काम करो। नंबर 4, अपने आप से ये कमिटमेंट करो कि आप हर हफ्ते इसी तरह इन चारों एरियाज के गोल सेट करोगे और फिर उन्हें पूरा करोगे। और फिर उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू भी करना, मतलब ये देखना कि आपने कैसा परफॉर्म किया। इनसाइड आउट अगेन, ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है और इसमें ऑथर अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। एक बार ऑथर ने अपनी यूनिवर्सिटी से लीव ली और वो अपनी फैमिली को लेकर हवाई चले गए ताकि वो वहां जाके अपनी राइटिंग पे फोकस कर सके। वो अपनी फैमिली के साथ वहां 1 साल तक रहे और उनकी डेली रूटीन बहुत प्रोडक्टिव इफेक्टिव थी। एक बार ऑथर वहां पे एक लाइब्रेरी में बैठे, वो वहां पर बुक्स देख रहे थे। उन्हीं बुक्स में से उन्हें एक बुक बहुत इंटरेस्टिंग लगी। ऑथर ने जब वो बुक खोली तो उनके सामने एक पैराग्राफ लिखा हुआ था जो उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने वो पैराग्राफ बार बार पढ़ा। उस पैराग्राफ में बेसिकली लिखा हुआ ये था, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में गैप होता है। स्टिमुलस मतलब कोई सिचुएशन या इवेंट जिसके बदले में हम कोई रिएक्शन दे, और रिस्पॉन्स मतलब वो रिएक्शन जो हम उन सिचुएशंस में देते हैं। अब इस बुक में सिंपली ये लिखा था कि जब आपको पता होता है कि आपका बिहेवियर बस आपके पैराडाइम्स के बेस पर होता है तो आप उन पैराडाइम से हटकर कोई एक्शन चूज करते हो, मतलब अपनी मर्जी से उन सिचुएशंस पर एक्ट करते हो। इस लेसन को सीखने के बाद ऑथर ने अपनी वाइफ के साथ एक नई चीज शुरू की जो थी डीप कम्युनिकेशन। वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ बीच पर जाते और फिर वहां पर अपनी वाइफ के साथ बात करते। वो कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात करते, जैसे अपने बच्चों के बारे में, फैमिली के बारे में, फ्यूचर प्लान्स के बारे में। उनका ये डिस्कशन बहुत ज्यादा डीप होता जिससे उनका ट्रस्ट लेवल भी हाई होता। वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करते थे और अपनी फीलिंग शेयर करते थे। ये कम्युनिकेशन करने से उन्हें अपनी सोच और पैराडाइम्स के बारे में पता चला। इवन जब वो हवाई से वापस घर भी आए तो वहां भी उन्होंने अपनी इसी कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करा। इंटरजनरेशनल लिविंग, अब ऑथर अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करके हमें सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जब उन्होंने अपनी एबिलिटी को यूज किया, रिस्पॉन्स चूज करने की एबिलिटी को, तो बस ये करने की वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा चेंज फील किया और ये चेंज इनसाइड आउट की वजह से आया। इनसाइड आउट का मतलब ये है कि पहले आपको अंदर से चेंजेस लानी होती है और फिर इसके बाद आप अपने बाहर के रिजल्ट्स में भी चेंज देखते हो। पहले ऑथर ने, उनकी वाइफ ने आउटसाइड इन को ट्राई किया, मतलब उन्होंने एक दूसरे से प्यार करने की कोशिश की, एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझा, अपने एटीट्यूड्स और बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश की, डिफरेंट टेक्निक्स यूज की, लेकिन किसी से भी इतना फर्क नहीं पड़ा। बट फिर जब उन्होंने इनसाइड आउट अप्रोच ली तो इससे उनके रिलेशनशिप में बहुत डिफरेंस पड़ा। आपको भी चाहिए कि आप ये जाने कि आप अपने रिस्पॉन्स चूज करने की एबिलिटी रखते हो। आप जैसा चाहे वैसा रिएक्ट कर सकते हो सिचुएशंस पे। बस आपको अपने पैराडाइम्स में हमेशा फंसे नहीं रहना है, बल्कि उससे बाहर निकलकर उससे चेंज करना है। और फिर आपको इनसाइड आउट अप्रोच लेनी है, मतलब पहले आपको खुद को बदलना होगा और इसके बाद ही आपके आउटर वर्ल्ड में भी चेंजेस आएंगे। तो इस बुक में ऑथर ने ऐसे बहुत से पैराडाइम्स के बारे में बात की है जो अच्छे नहीं होते और जो हमें दूसरों से मिलते हैं, लेकिन हमें बहुत से अच्छे पैराडाइम्स भी दूसरों से मिलते हैं जो हमें अपने पेरेंट्स या दूसरों से मिलते हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए क्या सही है क्या गलत है और उस पैराडाइम को फिर फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे ऑथर इंटरजनरेशनल लिविंग के बारे में भी बता रहे हैं, मतलब जब मदर, फादर, बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स, कजिन साथ रहते हैं तो उनके भी बहुत फायदे हैं। इससे बच्चों को अपनी रूट्स के बारे में पता चलता है, अपने बारे में पता चलता है। इससे बच्चों को ये भी रियलाइज होता है कि वो अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनकी केयर करते हैं, उन्हें जानते हैं। कई बार बच्चों को अपनी लाइफ में डिफिकल्टीज भी होती है और फिर वो कई बार अपने फैमिली मेंबर्स के एक्सपीरियंस से फायदा उठा सकते हैं। बिकमिंग अ ट्रांजिशन पर्सन, अब आपको ये पता होगा कि हमारे कई सारे पैराडाइम्स हमारे पेरेंट्स की वजह से हमें मिलते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारे पास ये पावर है कि हम अपने रिस्पॉन्सेस खुद चूज कर सकते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि जो पैराडाइम्स आपके पेरेंट्स ने आपको पास करी है वही आप भी अपने बच्चों को पास करे। ऑथर कहते हैं कि आप एक ट्रांजिशन पर्सन बनो, मतलब उन पैराडाइम्स को ट्रांसफर करने के बजाय उन्हें चेंज करो। जैसे मान लो बचपन में आपके पेरेंट्स आपको बहुत मारा करते थे, अब जरूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों को वैसे ही मारो। इंस्टेड ऑथर कहते हैं कि आप उन्हें पॉजिटिव वे में बड़ा करो, उन्हें अच्छे स्क्रिप्ट्स दो, अच्छे पैराडाइम्स को फॉर्म करने में हेल्प करो, क्योंकि आपके पास अपने रिस्पॉन्सेस चूज करने की पावर है। अ पर्सनल नोट, ऑथर ने इस बुक में बार बार कहा है कि आपको अपनी लाइफ सही प्रिंसिपल्स के हिसाब से गुजारनी चाहिए। अब सही प्रिंसिपल्स क्या है, तो ऑथर इसके बारे में अपने बिलीफ शेयर करते हैं और कहते हैं कि सही प्रिंसिपल्स की सोर्स है गॉड। इसके अलावा हमारे पास जो कॉन्शियस की एबिलिटी है वो भी हमें गॉड ने ही दी है।
अब एज अ ह्यूमन बीइंग हम कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते हैं और कई सारी ऐसी चीजें भी होती है जो हमारे बस में नहीं होती है और उनसे डील करने के लिए हमें गॉड की हेल्प चाहिए होती है। एट द एंड ऑथर ने ये भी कहा है बुक में कि उन्होंने जो भी नॉलेज शेयर की है उसमें वो खुद भी काफी स्ट्रगल करते हैं, आज भी करते हैं, बट वो ट्राई करते हैं कि वो उसे अप्लाई करे। इसलिए हमें भी इस नॉलेज को प्रैक्टिस करना है और कोशिश जारी रखनी है, फिर चाहे कितना भी वो मुश्किल हो। तो दोस्तों यही थी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही पावरफुल बुक है, जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए और उसकी बातें आपको हमेशा अप्लाई करनी चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये बुक आप खरीदो और खुद से पढ़ो, क्योंकि पढ़ने का जो फायदा होता है वो आपको और किसी फॉर्म से नहीं मिल सकता है।